Good morning, children. Today we'll begin with a new chapter, that is chapter 12, friction. Friction, as you all know, it is the force that acts in the opposite direction of a moving object. So it can inhibit the movement of the object. जैसे किसी बॉल को अगर आप ज़मीन पे फेंक दीजिए तो वो कुछ दूर तक तो जाएगा, मूव करेगा, लेकिन धीरे धीरे वो स्टॉप हो जाएगा. तो वाई डज इट स्टॉप्स? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन. और अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या होता? फ्रिक्शन नहीं होता तो वो बॉल लगातार मूव करते ही रहती, कभी वो स्टॉप नहीं होती, है ना. तो फ्रिक्शन stops the moving object because it acts in the opposite direction of a moving object. What are the causes of friction? Causes of friction are when the two body is in contact. When the contact body, two bodies are in contact at that time, they have rough surface which is not visible to our eyes. हमारे आँखों को दिख नहीं सकता, हो सकता है कि इतने माइन्यूट रफ सरफेस हो कि वो हमें दिख नहीं रहा है और फील हो रहा है कि इट इज़ स्मूथ. लेकिन स्मूथ होने के बावजूद भी अगर हम माइक्रोस्कोप से देखें तो उसमें हमें ग्रूव्स एंड रिजेस दिखाई पड़ेंगे. तो वो रफ़ सरफेस उसमें थोड़े बहुत होते हैं और ये रफ़ सरफेस आपस में एक दूसरे को इंटरलॉक कर देते हैं. दोनों सरफेस जो कांटेक्ट में है उनको आपस में इंटरलॉक कर देते हैं और इंटरलॉक कर देने की वजह से वो मूव नहीं करना चाहते. लेकिन इफ़ यू अप्लाई फोर्स, फिर आपने फोर्स अप्लाई किया एंड यू वांट टू मूव द ऑब्जेक्ट, है ना, आप चाहते हो कि ऑब्जेक्ट मूव करे, तो क्या होगा? उस ग्रूव रिजेस में से उसको निकालने के लिए और मूव कराने के लिए यू विल नीड टू अप्लाई मोर फोर्स. ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी ताकि ऑब्जेक्ट मूव करे. और मूवमेंट होने के बावजूद भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उस पर एक्ट करेगा उसके मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में और उसे स्टॉप करने की कोशिश करेगा. ऐसा नहीं है कि एक बार आपने मूव करा दिया तो वो मूव करते ही जाएगा. एक बार में आपने मूव करा दिया, फिर भी और अगर मूवमेंट आपको कराना है तो यू विल कंटिन्यूअसली हैव टू अप्लाई फोर्स ऑन इट, देन ओनली द ऑब्जेक्ट विल मूव. अंडरस्टैंड? सो फ्रिक्शनल फोर्स इज़ द फोर्स विच एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन. नाउ द इंटरलॉकिंग, अभी मैंने जैसे बताया कि द इंटरलॉकिंग ऑफ टू सरफेसेस अपोज द मोशन ऑफ वन बॉडी ओवर द अनदर. जस्ट नाउ आई हैव टोल्ड यू एंड इट इज़ रिटन हियर, यू कैन सी इन द बुक. नाउ मेजरिंग फ्रिक्शन, द फ्रिक्शनल फोर्स, हाउ कैन इट बी मेजर्ड? इट कैन बी मेजर्ड बाय अ स्प्रिंग बैलेंस. जैसे एक वुडन टेबल पर वुडन बॉक्स रख दीजिए कुछ हैवी उसमें सामान डालकर और उसे स्प्रिंग बैलेंस से आप उसमें हुक लगा दीजिए. नाउ फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन, अदर डायरेक्शन ऑफ द बॉक्स, यू ट्राई टू अप्लाई फोर्स. और जितना स्प्रिंग आप पुल करोगे तो दैट मैग्नीट्यूड विल बी शोन ऑन द स्प्रिंग बैलेंस. स्प्रिंग बैलेंस पे वो मैग्नीट्यूड आपको दिखाई पड़ेगा कि आपको कितना फोर्स लगाना पड़ा बॉक्स को मूव कराने के लिए. सो इन दिस वे वी कैन मेजर फ्रिक्शनल फोर्स. नाउ वी कम टू टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन. हियर इज द फिगर, यू कैन सी बॉक्स इज अटैच्ड विथ स्प्रिंग एंड फ्रॉम राइट डायरेक्शन वेयर इट इज़ रिटन अप्लाइड फोर्स, यू कैन अप्लाई फोर्स. और फोर्स अप्लाई करने के बाद ये जो बीच में एरो रेड कलर का बना हुआ है, ये एरो मूव करेगा और ये मैग्नीट्यूड बताएगा कि कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ा इस बॉक्स को मूव कराने के लिए या फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करने के लिए. नाउ नेक्स्ट वी कम टू टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन. द फर्स्ट वन इज स्टैटिक फ्रिक्शन. स्टैटिक मीन्स स्टेबल, still. So the opposing force that comes into play when one body tends to move over the surface of another but the actual motion has not started, it is called static friction. यानी कि किसी भी बॉडी को, जैसे बहुत हैवी ट्रंक है, उसे आप मूव कराना चाहते हो लेकिन उस पर
बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा एंड देन ओनली यू विल बी एबल टू मूव। तो जब तक कि वो मूव करना स्टार्ट न कर दे तब तक में आपने जो फोर्स अप्लाई किया है दैट इज़ स्टैटिक फ्रिक्शन, यानी कि उतने फोर्स को ओवरकम कर ले रहा है फ्रिक्शनल फोर्स, बॉडी को मूव नहीं होने दिया, तो दैट इज़ स्टैटिक फोर्स। दिस फोर्स इज़ the force applied without actual movement of the object. Now second is limiting friction. If you move a heavy box from one place to another, the force required to overcome friction at instant the box start moving from rest is measured of limiting force. The static friction at this stage is maximum, है ना। अब जैसे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, लेकिन फोर्स अप्लाई करने में बहुत ज़्यादा फोर्स लगाए तो ऑब्जेक्ट थोड़ा सा मूव कर दिया, है ना। यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टैटिक फोर्स लगता है और जिस अप्लाइड फोर्स पे ऑब्जेक्ट में मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है दैट इज़ लिमिटिंग फोर्स, है ना। तो लिमिटिंग, दैट इज़ लिमिटिंग फ्रिक्शन. So limiting friction is the maximum opposing force that comes into play, means that starts to move when one body is just at verge of moving over the surface of another body, है ना। तो वो लास्ट फ्रिक्शनल फोर्स जिसको ओवरकम करने के लिए आपको मैक्सिमम फोर्स अप्लाई करना पड़ता है ताकि ऑब्जेक्ट मूव हो सके, दैट इज़ कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन. नाउ काइनेटिक फ्रिक्शन. काइनेटिक मीन्स फ्रिक्शन while moving the object. While the object is moving at that time, the friction measured is kinetic force, kinetic friction. So when we increase the applied force slightly more than the limiting friction, we see that the box begin to slide slowly, and this does not mean that friction has disappeared, है ना। जब वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा आप फोर्स लगा देते हो और ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू कर देता है तो इसका मतलब ये नहीं कि फ्रिक्शन ख़त्म हो गया, है ना। फ्रिक्शन फिर भी है. इट ओनली मीन्स दैट द अप्लाइड फोर्स इज़ नाउ ग्रेटर दैन द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फोर्स. अब यहाँ पे क्या हुआ कि अप्लाइड फोर्स जो आप फोर्स लगा रहे हो वो बढ़ गया है और लिमिटिंग फोर्स मीन्स विच वॉज स्टॉपिंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम मूवमेंट, वो फोर्स अब कम हो गया है. एंड देन इट बिकम्स, वंस द ऑब्जेक्ट इज मूव देन इट बिकम्स ईजियर टू मूव द ऑब्जेक्ट मोर फॉरवर्ड. एक बार जब कोई स्टैटिक ऑब्जेक्ट मूव कर जाता है, पहली बार मूव कराने में बहुत ज़्यादा फोर्स लगता है, पर एक बार जब मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है तो उससे कम फोर्स में भी आप उस ऑब्जेक्ट को मूव करा सकते हो. तो काइनेटिक फोर्स लिमिटिंग फोर्स से हमेशा कम ही होता है. क्यों? क्योंकि जब बॉक्स रखा हुआ था तो उसके अंदर के जो भी ग्रूव्स थे वो आपस में इंटरलॉक्ड थे, जो कॉन्टैक्ट सरफेस था. लेकिन जब बॉक्स को हमने मूव करा दिया तो और मूव कराते ही जा रहे हैं तो उसमें इंटरलॉकिंग माने दो सरफेसेस के बीच के इंटरलॉकिंग हो नहीं पा रही है और इसलिए काइनेटिक फ्रिक्शन कम हो जाता है एंड इट बिकम्स ईजी टू मूव द ऑब्जेक्ट. नाउ काइनेटिक फ्रिक्शन is the opposing force that comes into play when one body is actually moving over the surface of other body. It is of two types. One is sliding friction and the other one is rolling friction. Now sliding friction मीन्स जो अभी मैंने बताया कि वंस द ऑब्जेक्ट हैज़ स्टार्टेड टू मूव ऑन द सरफेस देन इट इज़ स्लाइडिंग, देन इट बिकम्स ईजी टू स्लाइड द हेवी ऑब्जेक्ट ऑन द ग्राउंड और टू मूव द ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अनदर बॉडी एंड इट इज़ कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ लॉग ऑफ वुड इज़ मूव्ड ऑन अ फ्लैट सरफेस it slides.
In this case, the opposing force is called sliding friction. Now second is the rolling friction. Rolling friction is the opposing force that comes into play when one body is actually rolling over the surface of another body is called rolling friction. अब rolling friction में क्या होता है कि बॉडी लगातार रोल करते रहती है और उसके अनदर सरफेस कांटेक्ट में आते रहते हैं, यानी कॉन्टैक्ट सरफेस इज़ ऑलवेज चेंजिंग ऑफ अ रोलिंग बॉडी, है ना. फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ व्हील और अ लॉग ऑफ वुड रोल्स ओवर अ फ्लैट सरफेस, द अपोजिंग फोर्स इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन. नाउ अमंग दिस रोलिंग फ्रिक्शन एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन इज स्टिल स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन. Whenever possible, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज़ रिप्लेस्ड बाय रोलिंग फ्रिक्शन. जहाँ भी पॉसिबल होता है. अब जैसे यहाँ पे ही आप लोग देख रहे हैं कि ये लॉग ऑफ वुड को पुल करना, इट विल बी मोर डिफ़िकल्ट दैन टू रोल द लॉग ऑफ वुड. तो हम अपने स्लाइडिंग फ्रिक्शन को कम करके रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे तो हमारी फोर्स, अप्लाइड फोर्स कम हो जाएगा और कम मेहनत करनी पड़ेगी. Children love to play roller skates to feel the adventurous fast motion. Roller skates have tiny wheels and these wheels have very small rolling friction and help in fast motion of the skaters. So, okay children, now we will continue in the next video.